हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज। आपको बताना है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत सारे वेरियस इंग्रेडिएंट को कंबाइन करती है एक नया प्रोडक्ट बनाने में, इसे कौन सा इंडस्ट्री कहते हैं। आपके ऑप्शन है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो टर्म है इसको समझ लो। इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है, जैसे अगर आप चाय बनाते हो तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगेंगे, जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती और कभी कभी पानी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे मिला के ही आपने एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, यानी आप चाय बनाते हो। तो आपको बताना है कि एक कौन-सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने खुद से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है और टर्शरी इंडस्ट्री होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री होता है जिसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसी को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और किस बेसिस पे करते हैं, वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑपरेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, जो आपके ऑप्शन में भी दिया गया है। एक एक करके सारे इंडस्ट्रीज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल जो टर्म है वो आया है एनालिसिस से। तो आप एनालिसिस कैसे करते हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको केवीएस पीजीटी कॉमर्स एग्जाम क्लियर करना है, तो आपने सिलेबस देख लिया, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। अब बिजनेस स्टडीज़ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, बैंकिंग, फिनांस, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। तो आप उसमें से मैंने एक टॉपिक चुन लिया, बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, बहुत सारी चीज़ें। कोई एक चीज़ मैंने चुन लिया। तो हम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक एक बड़े से चीज़ों को हम छोटी-छोटी कैटेगरीज़ में डिवाइड करके उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी सेम होता है कि हम कोई एक मटेरियल ले लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसमें जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एरो ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ एरो होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या है, ये एक एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, जब हम सेम मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं और उससे एक नया चीज़ बनाते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी क्या है, एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी क्रूड ऑयल होता है इससे हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे गैसोलीन, केरोसिन या फिर जेट फ्यूल एक्सेट्रा। ये एरो ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमने लिया और उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया, इसे हम बोलेंगे सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे सीमेंट, आप घर बनाते समय इसका इस्तेमाल करते हो सीमेंट का। तो सीमेंट कैसे बनता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और भी दूसरे इंग्रेडिएंट हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हम सीमेंट को बनाते हैं। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, सीमेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की।
तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सक्सेसिव स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखना, सक्सेसिव। सक्सेसिव का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस होगा, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन ये अनइंटरप्टेड होता है, यानी इसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते और इसको फॉलो करके ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शुगर एंड पेपर, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू बनाया जाता है। लास्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कार, बाइक, टीवी, कंप्यूटर, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री की। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन, कीबोर्ड, एसएसडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को मिला के, जैसे कार भी देख लो, उसमें टायर, विंडशील्ड होता है, स्पीकर होता है, जीपीएस होता है, खिड़की, दरवाजे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको हम कंबाइन करके, उनको हम असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो वेरियस इंग्रेडिएंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो वो है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ध्यान से पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इंडस्ट्री पे एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होगा और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ करेक्ट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए केवीएस पीजीटी कॉमर्स में मैंने देखा है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल नेचर का नहीं है बल्कि एनालिटिकल नेचर का है, यानी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। तो बोला तो गया है आपको कि 11th-12th पढ़ना है, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। तो आप ऊपर-ऊपर से पढ़ के बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। आपको इन डेप्थ जाके पढ़ाई करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये टॉपिक जो है वो पूछ लिया गया है आपसे पर्सनैलिटी से। ये क्वेश्चन आपको पर्सनैलिटी टॉपिक से पूछ लिया गया है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है। आपको 11th-12th में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको पढ़ लेनी है। तो आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस। नेक्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टराइज समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, sensitivity and curiosity. Personality is the sum total of ways in which individual reacts to others but does not interact with others. Last statement है the fit between personality type and occupational environment does not determine turnover. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पर्सनालिटी क्या है। फर्स्ट है विराट कोहली और नेक्स्ट हैं धोनी। दोनों अलग अलग पर्सनालिटी के एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है। विराट कोहली काफ़ी एग्रेसिव हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो काफ़ी कूल हैं, काम रहते हैं हमेशा। तो पर्सनालिटी क्या है, एक पर्सन की आउटर अपीयरेंस है, यानी वो बाहर से देखने में कैसा है। जैसे विराट कोहली काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो ये उनकी आउटर अपीयरेंस है, और साथ ही साथ वो अंदर से कैसे हैं। और हम जो भी आउटर मेजरेबल ट्रेट्स हैं, यानी जो भी बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। हम पर्सनालिटी में ये देखते हैं कि एक पर्सन किस तरीके से दूसरों से इंटरैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो पर्सनालिटी इज अ टोटल ऑफ अ पर्सन्स आउटर अपीयरेंस, his or her inner and outer measurable traits, that is the characteristics, and the way in which he or she interacts with other in different situation. पर्सनालिटी ये हमें बताती है कि एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से दूसरों से इंटरैक्ट करता है, किस तरीके से दूसरे से वो रिएक्ट करता है, बात करता है, और यही उसकी पर्सनालिटी है।
तो अब वापस से सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट है पर्सनालिटी नेवर चेंजेस। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको नेवर या फिर ऑलवेज आ जाए तो आप थोड़ा-सा चौकन्ना हो जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके सारे स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस। हमने पढ़ा है कि पर्सनैलिटी जो होती है एक पर्सन की, जनरली स्टेबल होता है और कंसिस्टेंट होता है। ये मैंने आपको पर्सनैलिटी वाले वीडियो में आपको समझाया था कि एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, वो जनरली स्टेबल और कंसिस्टेंट होती है। लेकिन अलग-अलग सिचुएशन जो होती हैं, वो इसको चेंज भी कर सकता है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। हो सकती है चेंज, लॉन्ग टर्म में हो सकती है, लेकिन वो जो चेंजेस है, वो स्लो चेंज होगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि किसी मैच में एम्पायर ने बहुत ही गलत डिसीजन दिया हो, तो वो गुस्सा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कूल ही रहेंगे, उनको भी गुस्सा आता ही होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो ये बोलता है कि पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस। पर्सनैलिटी चेंज हो सकता है और ये चेंज जो है वो स्लो चेंज होगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए हर एक पर्सन जो है वो तैयार होता है और यही पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है या फिर एक पार्ट है। हम सभी एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने झूले पे कभी नहीं झूला है तो हम वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे। हम उसको ओवरकम भी करना चाहेंगे। हम हो सकता है कि बंजी जंपिंग करना चाहें। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और मैंने आपको पर्सनैलिटी वाले लेक्चर में यही बताया था कि पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पर्सनैलिटी जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का ही रिज़ल्ट है। इसीलिए हम अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और यही एक पर्सनैलिटी का डायमेंशन भी है। तो जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू अदर। देखिए यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर, ये गलत है, क्योंकि इंटरैक्ट करता है। पर्सनैलिटी यही तो बताता है कि आप दूसरों से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, यही तो बताता है। हर एक सिचुएशन में हो सकता है कि किसी नॉर्मल सिचुएशन में धोनी बहुत ही काम हो सकता है सेम सिचुएशन में जैसे शतक मारने पे धोनी बहुत ही काम रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली शतक मारे तो वो एग्रेशन दिखाएं। तो यही तो पर्सनालिटी है। तो स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द फिट बिटवीन पर्सनालिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डज नॉट डिटरमाइन टर्नओवर। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी टाइप और ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो है वो टर्नओवर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। पर्सनालिटी टाइप का क्या मतलब है? आपने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप ए पर्सनालिटी कौन है, टाइप बी पर्सनालिटी के लोग कौन हैं, कौन इंट्रोवर्ट होता है, कौन एक्सट्रोवर्ट होता है, कौन प्रोएक्टिव पर्सनालिटी का है, कौन रिएक्टिव पर्सनालिटी का है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पर्सनालिटी जनरली अफेक्ट द परफॉर्मेंस। पर्सनालिटी आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो पर्सनालिटी टाइप और ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोडक्शन या फिर टर्नओवर जो है वो डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे बोला डज नॉट डिटरमाइन, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है टाइप्स ऑफ लीडर्स से। देखिए टाइप्स ऑफ लीडर पे भी मैंने वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रीट ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेस, एडवाइसेस। स्टेटमेंट टू कह रहा है इंटरवेंस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट।
सी है इज विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इंकर हाई कॉस्ट। लास्ट है प्रोमिसेस रिवॉर्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइजेस अकम्पलिशमेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है उसे हम बोलते हैं चेंज एजेंट। यानी कि जब हमें ड्रास्टिकली कोई चीज़ चेंज करना होता है, कोई बदलाव करना होता है, किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। धोनी जब टीम में कैप्टन बने तो उस समय जो फिटनेस लेवल था, तो जब धोनी आए तो इंडियन प्लेयर की जो फिटनेस लेवल थी वो बहुत ख़राब थी। तो उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है? वो एक चेंज एजेंट होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। अब सबॉर्डिनेट्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है वो देख लो। अब हो सकता है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हों वो अलग हों या सही ना हों, तो उसको चेंज करता है, उनकी बिलीव्स को चेंज करता है, उनके नॉर्म्स को चेंज करता है और कई बार उनकी नीड्स को भी चेंज करने का या ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो तब ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को जब ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन या सिचुएशन है वो वोलेटाइल हो, यानी कि वो सही ना हो या फिर एबनॉर्मल सिचुएशन हो। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत हो तब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का रोल आता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो विजनरी होते हैं, ज़्यादातर जो वैल्यू ड्रिवन होते हैं, करेजियस होते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होते हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करना पसंद करते हैं और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में वो अपने आप को कूल और काम रखना चाहते हैं और कई बार रखते भी हैं। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अब आइए सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। गिव पर्सनल अटेंशन, ट्रीट्स ईच एम्प्लॉय इंडिविजुअली, कोचेस एडवाइसेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली ध्यान देता है, उसके साथ पर्सनली कांटेक्ट करता है, उनको इंडिविजुअली ट्रीट करता है, उन्हें कोचेस देता है यानी उनको सिखाता है, चीज़ों को बताता है और ज़रूरत पड़ने पे उनको सलाह भी देता है। बाकी स्टेटमेंट को भी एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं। इंटरवेंसेस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज़ विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इंकर हाई कॉस्ट, ये भी नहीं है। प्रोमिसेस रिवॉर्ड फॉर अ गुड परफॉर्मेंस, रिकॉग्नाइजेस अकम्पलिशमेंट, ये भी नहीं। जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ट्रू? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मैं चारों स्टेटमेंट आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। बी है मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ 2 टियर एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्लान। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं जैसे मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो बेसिकली आपको मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो चारों स्टेटमेंट्स को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि मैनेजमेंट सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं मानते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सबसे पहले प्रोफेशन का कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर। तो आप जानते हो कि प्रोफेशन जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर, टीचर ये प्रोफेशन में आते हैं, तो इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है यानी सब लोग प्रोफेशन में नहीं आ सकते। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इसकी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तभी आप डॉक्टर होगे,
अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हो, या फिर आपके केस में केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तभी आप टीचर बन सकते हो। तो लेकिन मैनेजमेंट में आप देखो कि कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो। आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लो। मुकेश अंबानी अपने लड़के को बना सकते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस इंडस्ट्रीज की बात करो तो कोई भी अपने लड़के को मैनेजर बना सकता है, या किसी भी अदर पर्सन को भी बिजनेस एंटरप्राइज का मैनेजर बना सकता है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे सही बात लिखा गया है कि मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ 2 टियर एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो 2 टियर नहीं बल्कि 3 टियर एक्टिविटी होता है। यानी टियर का क्या मतलब है? लेवल्स। 3 लेवल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ी होंगी। स्टेटमेंट सी देख लेते हैं। प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। ये इनकरेक्ट है। प्लानिंग प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कभी भी नहीं कर सकता। फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। तो सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्लान। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग नहीं है बल्कि ये प्लानिंग फंक्शन है। प्लानिंग करते समय हम एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या करना है। आप जैसे केवीएस टीचर बनना है आपको, ये आपको पहले से ही पता है कि आपको केवीएस पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम 2023 में क्रैक करना ही करना है। तो आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करते समय आप एग्जामिन करोगे ना कि आपको कौन कौन सा काम करना है। जैसे आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, और उस काम को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है, ये भी तो आप समझोगे। तो आपने समझ लिया कि ठीक है सर, आपने ये बुक बताई है, ये बुक मैं खुद से पढ़ूंगा और आपकी वीडियोस देखूंगा, तो हो सकता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या किसी भी टीचर का जिससे भी आपको समझ में आता हो उसका आपको देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लानिंग फंक्शन एग्जामिन करता है एक्टिविटीज़ को, और फ्यूचर में आपको क्या करना है, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, ये प्लानिंग बताता है, न कि ऑर्गेनाइजिंग। तो आप पूछोगे सर ऑर्गेनाइजिंग क्या है फिर? ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ये वर्ड ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जैसे आप सभी कॉलेज गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक वीसी होता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, उसमें एचओडी होता है, डीन होता है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, उसका हेड होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। मतलब एक हायरार्की होता है ना। आप सिंपल टर्म्स में समझो कि कौन किसी पर्सन का सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट्स हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये एस्टैब्लिश करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको किसको रिपोर्ट करना है? ऑर्गेनाइजिंग में हम यही करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उसको हम अकम्प्लिश कर सकें, उसको प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। जब मैं डिटेल में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ फॉल्स? फिर से आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इस बार फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पिछले वाले में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना था, इस वाले में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सारे स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। बी है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर allocating resources to carry out a specific plan. लास्ट है स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जैसे कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। तो अगर आपको ये बेसिक टर्म के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। फिर भी मैं चारों स्टेटमेंट्स को एक बार इवैल्यूएट कर लेता हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग क्या है? ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, बेसिकली लास्ट फंक्शन है, जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं। उसके बाद हम एक एक्चुअल परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपेयर कर लेते हैं और जो भी डेविएशन आता है, जो भी कमी होता है, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। यही है कंट्रोलिंग फंक्शन शॉर्ट में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम को करें। तो स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें भी एलोकेट करना होगा ताकि जो भी हमारा स्पेसिफिक प्लान है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट कंसीडर, तो ये कंसीडर होगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो रिसोर्सेज हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको वो फुलफिल कर सकें। लास्ट है स्टाफिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये स्टाफिंग है, बहुत ईजी है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ अ ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पे आपको बिजनेस रिस्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हो वो बिज़नेस पे ही बनाऊँ, बिज़नेस जो टर्म है उस पे बनाऊँ, बिज़नेस रिस्क क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि बिज़नेस से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिज़नेस टर्म पे ही बना दूँ, मैं आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज दूँ बिज़नेस टर्म के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बिज़नेस टर्म पे बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है विच वन इज़ अ ह्यूमन कॉज फॉर बिजनेस रिस्क। आपके ऑप्शन है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, हैवी रेन्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया गया है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क से, यानी कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो 4 कारण हैं, एक-एक करके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस, सेकंड है ह्यूमन कॉजेस, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेस और लास्ट है अदर कॉजेस। सारे टर्म्स को एक-एक करके समझते हैं। पहले आप जान लो कि कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है, कि बिजनेस रिस्क के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज़ हैं, ह्यूमन कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं और अदर कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं नेचुरल कॉजेज़ की, यानी कि कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल जो कॉजेज़ है यानी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उन पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, या फिर फेमाइन। फेमाइन का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं नेचुरल कॉजेज़ की। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज़। बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैं जिसकी वजह से बिज़नेस रिस्क होता है, जिन्हें हम ह्यूमन कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जैसे डिसऑनेस्टी,
जो भी एम्प्लॉय हैं वो ईमानदार ना हो, लापरवाही यानी केयरलेसनेस या फिर नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर या फिर मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं ह्यूमन कॉजेज़ की। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की। बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से बिज़नेस रिस्क होता है और उन्हें हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जैसे गुड्स की जो डिमांड है वो चेंज हो जाना, यानी कि जो डिमांड है गुड्स की वो कम हो जाना, कंपटीशन आ जाना, कंपटीशन की वजह से हो सकता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके वजह से हो सकता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना, या यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया उसकी वजह से हो सकता है। अगर जो भी ड्यूज़ हैं वो अगर पे नहीं हुए हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, वो कमी हो जाए उसमें, उसकी अनसर्टेनिटी हो, तो उसकी वजह से भी हमें जो रिस्क होता है उसे हम इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। लास्ट है अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में हम अनफॉर्सीन इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं, जो भी आकस्मिक जो घटनाएँ हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में। अगर एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो ये अदर कॉजेज़ के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क में मैंने आपको बताया नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और अदर कॉजेज़। तो एक बार सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये आपके अदर कॉजेज़ में आएगा, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ ड्यूज़, तो ये आपका इकोनॉमिक कॉजेज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, ये आपका ह्यूमन कॉजेज़ में आ जाएगा। लास्ट है हैवी रेन्स, ये आपका नेचुरल कॉज में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ह्यूमन कॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। ध्यान रखना कि हो सकता है कल को आपको इकोनॉमिक कॉजेज़ पूछ दे या फिर नेचुरल कॉजेज़ पूछ दें, तो आपको कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं बिज़नेस जो टर्म है इस पे एक इन डेप्थ वीडियो लाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर या विशेषताएं नहीं। सारे स्टेटमेंट्स को एक बार मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट है इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स। तो सबसे पहले ये जो टर्म है कोऑर्डिनेशन, ये समझ लेते हैं। आपने डांस देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी डांसर हैं वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, यानी कि वो एक सिंक में रहते हैं, सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ग्रुप वर्क जो है वो सिंक में हो। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्क, ये दो चीज़ों के बीच में सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यही कोऑर्डिनेशन है। अब सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम जो है वो किसी एक का नहीं होता बल्कि सारे मैनेजर का होता है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे एचआर मैनेजर हो, चाहे कोई भी मैनेजर हो,
उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बैठाएं। थर्ड है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार कहा जाता है, एसेंस कहा जाता है, यानी वो ऐसा पार्ट है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कई बार आपसे पूछा गया है। आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा ये जो इट है वो क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग आपके सामने ऑप्शन दे देगा। इवन कंट्रोलिंग भी आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज करेगा। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो प्रबंध का सार कहा जाता है। इसे आप मैनेजमेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। तो ऊपर के जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी कंसीडर करता है और इंडिविजुअल गोल्स को भी कंसीडर करता है। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करिस्मेटिक लीडर्स का एग्जाम्पल, करिस्मेटिक लीडर की विशेषताएं। तो यहाँ पे आपने फिर देखा कि यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ लीडर से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। ऑप्शन देख लेते हैं। एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस, intervenes only if standards are not met, engages in behaviors that are perceived as novel, watches and searches for deviation from the rules and standards, take correct actions। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि करिस्मेटिक लीडर कौन होता है। ये जो वर्ड है ना करिस्मेटिक, ये बना है करिश्मा वर्ड से, जिसका मतलब है पावर टू इंस्पायर, जिसके पास पावर हो दूसरों को प्रेरित करने के लिए, या फिर इसको बोलते हैं डिवाइन पावर। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम एक करिस्मेटिक लीडर कह सकते हैं। अब करिस्मेटिक लीडर क्या होता है? करिस्मेटिक लीडर वो लीडर होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, जिसके थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है। इंस्पायर करता है, ये वर्ड ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया कि करिश्मा जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? पावर टू इंस्पायर, पावर टू इंस्पायर। तो करिस्मेटिक लीडर ऐसा लीडर होगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज होंगी, जिसके थ्रू वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो उसे हम करिस्मेटिक लीडर कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखना, जो कि मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक पर्सन है जिनका नाम है रॉबर्ट जे हाउस। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है 1976 थ्योरी ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1976 थ्योरी ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप, ये बुक लिखी है रॉबर्ट जे हाउस ने, और इसमें उन्होंने करिस्मेटिक लीडर के बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आइए सारे स्टेटमेंट्स को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। एब्डिकेट्स का क्या मतलब है? गिव अप करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिव अप कर दो और डिसीजन मेकिंग करना यानी निर्णय लेना अवॉइड करो, बंद कर दो। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी करिस्मेटिक लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ता नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी करता है। नेक्स्ट है इंटरवेंस ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, ये भी स्टेटमेंट इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है इंगेजेस इन बिहेवियर दैट आर परसीव्ड एज नॉवेल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉवेल मतलब क्या है? समथिंग न्यू। तो जो करिस्मेटिक लीडर होता है वो ऐसे बिहेवियर में इंगेज होता है जो कि उसे लगता है कि कुछ नया है।
नेक्स्ट है वॉचेस एंड सर्चेस फॉर डेविएशन फ्रॉम द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स टेक करेक्ट एक्शन। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पूछा है विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिस्मेटिक लीडर, तो वो है सी। तो एट्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चारों स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से पूछा गया है, जिसे हम HUF भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों पे वीडियो बना लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब एक बार चारों स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से लॉ या कानून नहीं बनाया गया है। जैसे पार्टनरशिप के लिए अलग से एक एक्ट बना दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया है। उस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से कानून नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ओनर होता है सोल प्रॉपर्टीशिप का, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ना कि लिमिटेड। और अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि अगर उसने कोई डेट ले रखा है तो उस डेट को रीपे करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल बाय ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, वो कंट्रोल होता है सिर्फ और सिर्फ कर्ता के द्वारा। जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कर्ता होता है वही उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, इसको नोट कर लेना। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। और जो मेंबर हैं इन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स, इन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ई बिजनेस का बेनिफिट या एडवांटेज नहीं। आपके ऑप्शन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कन्वीनियंस, पर्सनल टच या फिर ग्लोबल रीच। एक बार सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, सपोज कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन अपना फूड डिलीवरी करते हो, जैसे मतलब हो सकता है कि फिजिकली जो कस्टमर है वो आपके घर ना आए बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर करके बर्गर आपके यहाँ से खा लें, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो पूरा ही होगा। या तो आप स्टोर पे जाके बर्गर खाओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, आपको तो मतलब है बर्गर से। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ई बिजनेस में होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। बायर के लिए कन्वीनियंस है, आसानी से जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। तो ई बिजनेस में ग्लोबल रीच होती है, आप कहीं पे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लास्ट है पर्सनल टच। तो ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता है, तो ये बेनिफिट नहीं। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्सनल टच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। तो पहला क्वेश्चन है अ मशीनरी इज परचेज फॉर ₹3 लाख एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू जो एसेट की है वो है ₹30,000 आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, जो कि है 9 ईयर्स।
रिपेयरिंग चार्ज एक दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 4th ईयर ₹20,000। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहली चीज है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये डिक्लाइन क्यों आता है? क्योंकि एसेट्स को जब हम लंबे समय तक यूज करते हैं, लगातार अगर हम एसेट का यूज करते हैं तो उसकी जो यूजफुलनेस है उसमें कमी आती है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है। एसेट में जो ये डेप्रिसिएशन हो रही है ये परमानेंट नेचर की होती है, यानी कि एक बार अगर वैल्यू रिड्यूस हो गई तो वापस से हम ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको हम वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। जो एक एसेट की टोटल लाइफ है, यानी जो उसकी यूजफुल लाइफ है, उसमें उसके कॉस्ट को एलोकेट करने की प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि जब एक एसेट की यूजफुल लाइफ ओवर हो जाती है, उस टाइम जब हम एसेट को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास उतना अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम उस एसेट को रिप्लेस कर सकें। और अगर आज हमारे पास मान लीजिए कोई मशीन है और 10 इयर्स के बाद अगर हम उस मशीन को सेल करते हैं तो जिस कॉस्ट पर हमने आज उस मशीन को खरीदा था, सेम कॉस्ट हम उसको 10 साल बाद नहीं खरीदेंगे। वहाँ पर हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम एसेट को रिप्लेस कर सकें। तो एक साथ अगर हमें ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम की सिचुएशन होगी बिजनेस के लिए, एक साथ ज़्यादा अमाउंट निकालना। इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एक पर्टिकुलर रेट से, ताकि कुछ पैसा हम असाइड कर सकें और यूजफुल लाइफ के बाद एसेट के हम नए एसेट को परचेज कर सकें, यानी जो पुरानी एसेट है उसको रिप्लेस कर सकें। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है इसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। पीएल अकाउंट में हम इसको डेबिट करते हैं, लेकिन ये बाकी एक्सपेंसेस की तरह कैश का कोई एक्सपेंस नहीं है। कैश में इसको पेमेंट नहीं किया जाता, बल्कि बिजनेस में इसको रिटेन किया जाता है ताकि बाद में हम एक्सपायरी ऑफ टाइम के बाद उस एसेट की हम उसको रिप्लेस कर सकें। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो तरीके के मेथड्स हैं। वैसे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन दो मेथड्स हमको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज की जाती है और हर साल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है ये भी सेम रहता है। एक फिक्स परसेंटेज से ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा सेम रहता है। इस मेथड का जो बेनिफिट है वो ये है, यूजफुल लाइफ के बाद एसेट की जो एसेट की वैल्यू होती है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड वो 0 हो जाती है या इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। अब अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जो एस्टिमेटेड लाइफ है एसेट की, उसके बाद अगर इसे सेल किया जाएगा तो कितनी वैल्यू होगी, कितनी सेलिंग वैल्यू होगी उस एसेट की, इसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन पर आएँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी है, 3 लाख रुपीज़ दी गई है। अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दी गई है मशीन की, 3 लाख रुपए। इसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स 30,000, और यूजफुल लाइफ कितनी दी गई है, 9 ईयर्स। 2,70,000 अपॉन 9 इज इक्वल टू
30,000। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया है, ₹30,000। यहाँ जो एक्सपेंस रिपेयरिंग का दिया गया है ₹20,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर ये दिया गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस 20,000 का जो रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ है ये बाद में हुआ है, चौथे साल में जाकर के हुआ है, तो कॉस्ट में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ ये एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से इसको रिपेयर्स अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट हो गया ₹30,000। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला है ₹30,000। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, ₹30,000 है। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 3 लाख रुपए दी हुई है, इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 10%। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन है जिसको परचेज किया गया है 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख रुपए में, और 1 अक्टूबर 2021 को एक नई मशीन ऐड की गई है 4 लाख रुपए की। हमें मशीन अकाउंट के बैलेंस को बताना है 31 मार्च 2022 में। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम और मेथड यूज करना है हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कई सारे होते हैं, हमें बेसिकली 2 मेथड्स को ध्यान में रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। इसको हम कई और नामों से जानते हैं, जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या हम इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ एसेट है ये क्या होती है, डिक्लाइन करती है, डिक्रीज करती है ईयर आफ्टर ईयर। जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो डिमिनिश करती है या डिक्रीज करती है ईयर आफ्टर ईयर। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ये रिड्यूस्ड अमाउंट पर चार्ज किया जाता है। जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है एसेट की उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा था, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज की जा रही थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज की जा रही थी। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम बुक वैल्यू पे, एसेट की जो बुक वैल्यू होती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। फर्स्ट डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाएगा तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का उसको हम एसेट की जो कॉस्ट होगी उसमें से डिक्रीज करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी एसेट की नेक्स्ट ईयर में उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इस मेथड में जो एसेट की वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। वैल्यू ऑफ एसेट इज नेवर ज़ीरो, हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस एंड में एसेट का बचा रहता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, अगर हम देखें फर्स्ट जो मशीन है वो परचेज की गई है, कब परचेज की गई थी, 1 अप्रैल को की गई थी, 1 अप्रैल 2021 को। कितने रुपए की मशीन है, मशीन है हमारी 10 लाख रुपए की। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एट द रेट 20% है। हमें वैल्यू कब बतानी है, 31 मार्च 2022 को। तो अब देख सकते हैं मशीन कब परचेज की गई है, 1 अप्रैल 2021 को, और हमें वैल्यू बताना है 31 मार्च 2022 को। यानी यहाँ पर हम टोटल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू रेट अपॉन 100 हम कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल आएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 10 लाख रुपए है, और रेट हमको दिया गया है 20%। तो ये हम करेंगे 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ₹2 लाख। तो जो फर्स्ट मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया,
2 लाख। अब एक दूसरी मशीन भी है जो साल के बीच में परचेज की गई थी। ये परचेज की गई है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2021 को एक और मशीन परचेज की गई है जिसकी वैल्यू है ₹4 लाख। अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो ये डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का निकलेगा? ये डेप्रिसिएशन 31 मार्च को कितने महीने का निकलेगा? 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि एसेट को हमने परचेज किया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर टू मार्च जो टाइम होगा वो होगा 6 मंथ्स का। तो हम डेप्रिसिएशन इसका निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा इस पे? कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 4 लाख रुपए है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। कितने महीने का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है? सिर्फ 6 महीने का। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 40,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? 2 लाख प्लस 40,000। 2,40,000 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। जो हमारी मशीन है वो कितने की है? तो हमारी मशीन है 10 लाख प्लस 4 लाख, 14 लाख, 14 लाख की हमारी मशीन है। और डेप्रिसिएशन कितना इस पे चार्ज हुआ है? 2,40,000। 2,40,000 का हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो हमको यहाँ पे बताना है मशीन का बैलेंस कितना बचेगा। तो आप डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर देंगे तो मशीन अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना हो गया? 11,60,000 का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 11,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला दिया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम। दूसरा ऑप्शन है द पार्टनर्स बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। थर्ड ऑप्शन है अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स। और फोर्थ ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। तो अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की। तो जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried by all or any one of them acting for all। जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की वो कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जो बिजनेस है वो या तो सभी पार्टनर्स कैरी ऑन करते हैं या कोई एक कैरी ऑन करता है बिजनेस को ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो अगर हम उसके बेस पर देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है कि पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच का जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं, जो कि किसी एक पर्सन एनी वन ऑफ देम किसी एक के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है, जो कि सही नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही कह रहा है। जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई एक पार्टनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाकी सारे पार्टनर्स भी उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे, क्योंकि वो जो पार्टनर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो एज एन एजेंट है बाकी पार्टनर्स के लिए। थर्ड ऑप्शन है अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। लीगली पार्टनरशिप में कोई बाउंडेशन नहीं है अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है।
किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम हमें 2 लोगों की ज़रूरत है और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा एज पर गवर्नमेंट रूल मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहां ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। डिविडेंड यूजुअली कौन सी कैपिटल पर पे किया जाता है? तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेड अप कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो शेयर्स इशू करके कंपनी को मिलती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कई तरीके की हो सकती है। सबसे पहली यहां पर हम देख लेते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसका अमाउंट दिया गया होता है और कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर ही शेयर्स को इशू कर सकती है। दूसरी है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? ये है पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि इशू किया जाता है टू द पब्लिक। पब्लिक को हम सब्सक्रिप्शन के लिए कितनी कैपिटल इशू कर रहे हैं उसको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट कैपिटल होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कि इशूड कैपिटल में से पब्लिक ने कितनी कैपिटल को सब्सक्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2000 शेयर्स इशू करते हैं 10 रुपी पर शेयर के, तो हमें कितने के शेयर हमने इशू किए हैं? यहाँ पर 20,000 के। तो ये क्या इशूड कैपिटल है। मान लीजिए सिर्फ 10,000 के शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, तो वो क्या हो गई? हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल में से पब्लिक ने कितनी कैपिटल को सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जितनी भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी उसमें से कंपनी ने कितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कैपिटल कॉल किया है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है इसमें पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है जितनी कैपिटल कॉल की गई थी उसमें से कितना एक शेयर होल्डर ने पे किया है, यानी एक्चुअल कितने शेयर्स पे पेमेंट आया है उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 2000 शेयर्स हैं 10 ईच। अब मान लीजिए कि 10 में से जो शेयर होल्डर है उसने 5 रुपए तक का पेमेंट किया हुआ है, यानी 2000 इंटू 5 रुपीज़ तक का उसने पेमेंट किया हुआ है और 5 रुपए पर शेयर अभी पेमेंट करना बाकी है। तो ये जो बाकी है ये क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर्स हो गया। और जो 5 रुपया इसने दे दिया है, शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, यही इसकी पेड अप कैपिटल है। तो जो डिविडेंड है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पर दिया जाता है। जितना शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है उतने पर ही उसको डिविडेंड दिया गया है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश बेसिस, रिसीप बेसिस, एक्सपेंडिचर बेसिस या अक्रूवल बेसिस। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। जैसे क्लब्स हो सकते हैं या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। इनका जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है जो मेंबरशिप फीस आती है या फिर ग्रांट्स इनको मिलती है, डोनेशंस मिलती है, उसके थ्रू इनकी इनकम होती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि ये अपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करें ताकि ये देखा जा सके कि इनका जो करंट इनकम है वो उनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो एनपीओस 3 तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक होता है, यानी सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगर कैश में कोई रिसीविंग हुई तो उसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं और कैश में अगर कोई पेमेंट हुआ तो हम उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं।
ये आपका जो नेचर ऑफ अकाउंट है, ये इसका नेचर है रियल अकाउंट का, यानी रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पीएल अकाउंट की तरह होता है, यानी किस तरीके का अकाउंट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे तो उनको डेबिट किया जाएगा और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा इसमें करंट ईयर के जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं सिर्फ उनको दिखाया जाता है। जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी थर्ड है बैलेंस शीट, कैपिटल नेचर के जो आइटम्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होंगी वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पर बनाया जाता है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा एक्रूवल बेसिस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप देख सकते हो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसको बनाया जाता है एक्रूवल बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि अगर कैश रिसीव हो रहा है या कैश में पेमेंट किया जा रहा है तभी हम उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी जिस टाइम में कैश रिसीव हो रहा है या कैश पे हो रहा है उसी को हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जबकि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को जब सेल हो रही है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस समय में सेल हो रही है या हमने कोई एक्सपेंस किया है, भले हमने उसको कैश में पेमेंट अभी ना किया हो। सेल हमने की है, भले वो हमको उस पर कैश रिसीव ना हुआ हो। कोई एक्सपेंसेस जो है वो ड्यू हो गई है, भले कैश में पेमेंट ना हुई हो, उसको हम अकाउंट में उसी ईयर में शो करेंगे जिस ईयर में वो ड्यू हुई हो, वेदर कैश इज पेड और नॉट। इससे क्या होता है कि अगर कोई अक्रूड इनकम है उसको भी हम अकाउंट में शो करते हैं, तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। दैट मीन्स अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि कोई भी रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड हो जाएगा जब हम सेल कर रहे हैं, और एक्सपेंस तभी हम रिकॉर्ड कर देंगे जिस साल किसी रेवेन्यू को अर्न करने में वो एक्सपेंस हो रही है। भले हमें कैश का पेमेंट हुआ हो ना हुआ हो, भले हमने कैश अभी तक पे किया हो या ना किया हो, हम उसको उस साल के अकाउंटिंग पीरियड में शो करेंगे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। एक्रूवल बेसिस की वजह से नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई अक्रूड इनकम है, वो सभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। तो एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दूसरा दिया है ट्रांजैक्शन विच इंक्रीजेज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम। थर्ड है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज शोन ऑन द एसेट साइड्स इन द बैलेंस शीट। और फोर्थ दिया है अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कई तरीके के हो सकते हैं, ऐसे भी कई ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हों, लेकिन अगर हम उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पर। दूसरा है ट्रांजैक्शन विच इंक्रीजेज द कैपिटल इज कॉल्ड इनकम, तो ये भी यहाँ पर जो कह रहा है ये गलत है। इनकम क्या होता है आपका, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब है कि गुड्स को सेल करके जो हमको अमाउंट रिसीव हो रहा है, और एक्सपेंसेस मतलब क्या है कि कितना कॉस्ट हमारा लगा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, ये भी गलत है। ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। उन्हीं एसेट्स को या लायबिलिटीज को हम शो करते हैं जिनकी वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अकाउंटिंग को सर्विस फंक्शन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस हैं वो जो यूजर्स हैं यानी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम होता है अकाउंटिंग का, ताकि टाइमली यूजफुल डिसीजंस लिए जा सकें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, रिसीविंग द पेमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, रिसीविंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की जो सेलिंग प्राइस होती है उसमें हम कुछ रिडक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट से जितना भी सेलिंग प्राइस होता है उसमें कुछ रिडक्शन आता है। डिस्काउंट कितने तरीके का हो सकता है, तो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि जो लिस्ट प्राइस होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो लिस्ट प्राइस होती है उस पर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया जाता है। जैसे कि अगर 100 रुपये का मान लीजिए प्रोडक्ट है, उस पर 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, तो जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 रुपये हो जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पस होता है प्रोडक्ट की जो सेल है उसको इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट ऑफर देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ और उस प्रोडक्ट को खरीदें। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा हमें कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के थ्रू टू द बायर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट जब करने के लिए बारी आती है प्रोडक्ट की, जो पेमेंट है गुड्स परचेज करने का, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। क्यों देता है सेलर कैश डिस्काउंट? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जो बायर है वो टाइमली पेमेंट कर दे, इसलिए जो सेलर होता है वो गुड्स का जब परचेज किया जाता है, उसकी जब पेमेंट होती है उस समय कैश डिस्काउंट देता है। इससे क्या होता है कि जो बिजनेस का क्रेडिट रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है। जितने का इनवॉइस होता है, मान लीजिए कि जो इनवॉइस बना, जो बिल आई, वो बिल कितने की थी, 1000 रुपीज़ की बिल थी, कैश डिस्काउंट दे दिया गया, मान लीजिए कि 100 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया गया, तो ये जो इनवॉइस है वो 1000 रुपये की होगी। वहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये कैश डिस्काउंट हम 100 रुपये का दे रहे हैं और बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो पेमेंट किया जाएगा बाय द बायर। और कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट में शो करते हैं। जैसे हम बायर से कह सकते हैं कि भाई आप जल्दी पेमेंट अगर करते हो, 1000 रुपये का आपका पेमेंट है, अगर आप जल्दी हमको पेमेंट करते हैं तो 100 रुपये हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो 900 रुपये ही आपको पेमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजंस। प्रोविजंस के केस में कौन सा इसमें से जो पॉइंट दिया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया जाता है? तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द नॉन लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता है कि फ्यूचर में हो सकती है, उसके लिए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। लेकिन इस लायबिलिटी का अमाउंट हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि कितनी अमाउंट में हमारी लायबिलिटी होगी। दूसरा जो प्रोविजंस है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इनको प्रोवाइड करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। किसी ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो भी प्रोविजंस को क्रिएट किया जाता है, इसीलिए इन्हें हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मान लीजिए डाउटफुल डेट्स हैं या डेप्रिसिएशन है, उसके लिए जो अमाउंट है उसको प्रोवाइड किया जा सके, उस लायबिलिटी के लिए अमाउंट प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए हम पहले से ही प्रोविज़न कर लेते हैं कि इतना अमाउंट तो हमें नहीं मिलेगा, उतना अमाउंट हम डेबिट कर लेते हैं अपने पीएल अकाउंट में। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम प्रोविजंस को चार्ज कर लें, और प्रोविजन चार्ज करने के बाद ही हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बता सकते हैं।
तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन सैटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है जो भी फ्यूचर लॉसेस होते हैं उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई गेन होने वाली है फ्यूचर में तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही है कि प्रोविजन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से बनाया जाता है। दूसरा है प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट प्रोविजन के बारे में करेक्ट नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोविजंस नहीं बनाए जाते बल्कि रिजर्व्स बनाए जाते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं? तो रिजर्व्स जो है अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं। फ्यूचर में कोई अननोन लायबिलिटी हो सकती है, उसके लिए कुछ अमाउंट अलग से असाइड रख लिया जाता है रिजर्व के फॉर्म में। रिजर्व्स जो होते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल इनको क्रिएट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम रिजर्व क्रिएट नहीं करते हैं। इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते बल्कि रिजर्व को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। रिजर्व्स और प्रोविजन में एक और अंतर होता है कि प्रोविजन जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्रिएट किया गया है, जिस लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया गया है, उसी के लिए हम उसके पैसे को यूज कर सकते हैं। जब किसी भी पर्पस के लिए हम रिजर्व का यूज कर सकते हैं और उसको बिजनेस के बाहर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि प्रोविजन के अमाउंट को हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्लस प्रोविजन का जो अमाउंट होता है उसको हम डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, जबकि रिजर्व्स जो है इनको हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ। पहला ऑप्शन है चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड है चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फोर्थ है चेंज इन कैश पोजीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो है ये कितना है इसको देखा जा सके। बेसिकली यहाँ पर फंड से मतलब हमारा होता है वर्किंग कैपिटल से, कि हमारी वर्किंग कैपिटल में ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से, दैट मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स की वजह से वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब है कि कहाँ से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, और एप्लीकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ हम अपने फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा फंक्शन है? पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉसेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। थर्ड है टू रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। हमें यहाँ बताना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का वन ऑफ द फंक्शन है कि जो भी यूनिट कॉस्ट है यानी पर यूनिट कॉस्ट हम बता सकें, और डिफरेंट जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उनमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, इसको बताने के लिए कॉस्ट अकाउंट को यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग का और भी फंक्शंस हो सकता है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं इनके बारे में बताया जा सकता है थ्रू कॉस्ट अकाउंट। इसके अलावा जो वेस्टेजेस हैं
कितने वेस्टेज हो रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंट को बनाया जाता है। ये वेस्टेज किससे एसोसिएटेड है, तो मटेरियल से एसोसिएटेड हो सकता है या एक्सपेंसेस से एसोसिएटेड हो सकता है, इसको भी हम कॉस्ट अकाउंट से पता कर सकते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हम निकाल सकते हैं थ्रू कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज। ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस। तो चार्टर ऑफ कंपनी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डिफाइन करता है लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी के रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और कंपनी की जो ये पावर की लिमिटेशन है, कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जाती है। दैट मीन्स कोई एक्ट इसके बियॉन्ड या इसके आउटसाइड परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसमें कई सारे क्लॉजेज हैं, जैसे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन के समय उनके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में प्राइवेट कंपनीज के लिए अपना खुद का आर्टिकल्स बनाना कंपलसरी है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वो खुद का आर्टिकल बना सकती है, नहीं तो वो टेबल F को फॉलो कर सकती है। टेबल F है फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। जो कंपनीज पब्लिक को शेयर्स इशू करती हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। दैट मीन्स वो इनविटेशन देती हैं टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। और प्राइवेट कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, एक इनविटेशन है कंपनी के द्वारा टू द पब्लिक कि वो उनके शेयर्स को या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें, यानी उनको खरीदें। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है तो वो उसके प्लेस में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया जाता है अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है फॉर पब्लिक इन्विटेशन ऑफ शेयर्स। ये भी प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है, लेकिन इस कंपनी से एसोसिएटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई होती है। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस 2 केसेस में फाइल किया जाता है, या तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन न किया जा रहा हो, पब्लिक इन्विटेशन न किया जा रहा हो शेयर के लिए, या फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हुई हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है उस केस में भी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि चार्टर ऑफ अ कंपनी क्या होता है, यहाँ पर आंसर बी होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पहला है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी, थर्ड है प्रोडक्ट इनोवेशन और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस। तो सबसे पहले ग्लोबल एंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस ये वो कंपनीज या एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होता है, और जिस कंट्री में इनका हेडक्वार्टर होता है उसे हम होम कंट्री कहते हैं, और इनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं वेरियस अदर कंट्रीज में, जिन्हें हम होस्ट कंट्रीज कहते हैं। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर है। जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होती हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग सोर्सेज से फिनेंस रेज करने की एबिलिटी होती है बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ये कैपिटल ज़्यादा रेज कर पाते हैं। और
अलग अलग इन्वेस्टर्स जो होते हैं होस्ट कंट्री में, वो इन कंपनीज में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ड्यू टू देयर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, या इनकी गुडविल की वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर है। इन एंटरप्राइजेस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स की ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट इनोवेशन। तो ये भी ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और इनके पास बहुत अच्छी टीम होती है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये इनोवेशंस करते हैं, इनको न्यू अट्रैक्टिव लुक देते हैं या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनोवेशन लाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस। ये ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। रीजनल बैलेंस क्रिएट करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट या इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एक्चुअल नेम वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IBRD। IBRD स्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में। इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की गई थी, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को बनाने का डिसीजन लिया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस और सिस्टर इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। अभी हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है ये बेसिकली दो इंस्टीट्यूशन से बना है। पहला है IBRD और दूसरा है IDA। करंट में IBRD में 189 मेंबर्स हैं और IDA में 174 मेंबर्स हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को साथ में हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो इसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ये 5 मेंबर्स हैं जो मिलकर के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये पांचों इंस्टीट्यूशंस मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज 3 तरीके की होती हैं, पहली है आपकी प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और थर्ड है टर्शियरी या जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज आता है। ये आपको 2 तरीके की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है जैसे अर्थ से मिनरल्स को निकालना, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है। वहीं अगर हम कैटल बियरिंग रियरिंग करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उसका यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना, यूजिंग रॉ मटेरियल
फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स। ये होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की है, पहली है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स बनाती हैं, यानी ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये क्रिएट करती हैं फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही वन ऑफ द पार्ट है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से होते हुए फाइनल गुड्स बनाना या फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो सकती हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कंस्ट्रक्शन में इंडल्ज होती हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रोड, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं, उन्हें हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया या स्टील हो गया, इन सब का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, ये किस इंडस्ट्री में आते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गवर्निंग इंश्योरेंस? प्रॉफिट, इंडेमनिटी, कॉजा प्रॉक्सिमा या एटमोस्ट गुड फेथ? तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस का नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, प्रॉफिट। ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस क्या होता है, तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन या फर्म जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड होता है उसको कंपनसेशन देती है उसका लॉस का, और जो इंश्योर्ड होता है बदले में प्रीमियम का पेमेंट करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये कहता है कि इंश्योरेंस प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस का पर्पस है कि जो इंश्योर्ड है उसको सेम फिनेंशियल पोजीशन में लेकर के आया जाए, सेम फिनेंशियल पोजीशन में लेकर के आया जाए जिस पोजीशन में वो था बिफोर लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, उसका लॉस होता है 1 लाख रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा 2 लाख पॉलिसी का अमाउंट नहीं देगी बल्कि सिर्फ 1 लाख देगी जितना उसका लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं होता, बल्कि इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि जो इंश्योर्ड है उसको सेम फाइनेंशियल पोजीशन में पहुँचाया जा सके जैसा कि वो था बिफोर दी लॉस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि कॉज या रीज़न जो है लॉस का वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से एसोसिएटेड होना चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर दिया है, जो भी रीज़न हो रहा है लॉस का, वो उसी से एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये कहता है कि जो इंश्योरेंस है ये फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर और इंश्योर्ड को दोनों को ही इंश्योरेंस पॉलिसी से एसोसिएटेड जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो एक दूसरे को डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। बाद में अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने कोई बात छुपाई है और उस रीज़न की वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो बाद में कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है। जैसे कोई पर्सन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और ये बात हाइड करता है कि वो हार्ट का पेशेंट है और बाद में हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि उन्होंने ये बात छुपाई थी तो वो पैसा देने से मना कर सकती है। यानी दोनों ही पार्टीज़ को इंश्योरेंस पॉलिसी से एसोसिएटेड कोई भी बात छुपानी नहीं है, एक दूसरे को पूरे मटीरियल फैक्ट्स बताने हैं, डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता है, कि लाइफ इंश्योरेंस में हम इस बात का एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि अगर एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी वजह से कितना लॉस होगा।
तो इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर: development of infrastructure, development of profit earning capabilities, checking over concentration of economic power and expanding exports of the country। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज, ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका रोल नहीं है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक सेक्टर का रोल है। पब्लिक सेक्टर के पास जो भी इनकम आती है वो उसका यूज़ करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे कि रोड्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबको डेवलप करने के लिए वो वर्क करती है ताकि जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखिए, इकोनॉमिक पावर का ओवर कंसंट्रेशन होना यानी कि किसी एक पर्सन के पास या सम ऑफ द पर्सन्स, कुछ लोगों के पास पावर होना, उन्हीं के पास सिर्फ पावर होना, ये सही नहीं होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होगी तो वो अपने बेनिफिट के लिए उस पावर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होता है और जिन लोगों तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचती है। इसलिए पब्लिक सेक्टर इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं भी इकोनॉमिक पावर का ओवर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़े। तो इस रीज़न से एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करने की कोशिश की जाती है, वहीं इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाता है। तो ये भी वन ऑफ द रोल है पब्लिक सेक्टर का। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना ये पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बेसिकली क्या करती है, पब्लिक की सर्विस के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट मोटिव से। तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना या उसका डेवलपमेंट करना ये रोल नहीं है पब्लिक सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड टू explain policies and procedures, provide feedback about the progress toward goals, point out problems that need attention या assign goals। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है टॉप लेवल से जो लोअर लेवल है वहाँ तक, ये आपका एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। अब टॉप लेवल से अगर लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन की जा रही है तो वो किन किन पर्पसेस से की जाएगी? तो पहला सही है कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें अटेंशन देने की ज़रूरत है उनको भी पॉइंट आउट किया जा सकता है थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और गोल्स या वर्क को असाइन करने के लिए कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, क्या गोल है, उसको बताने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन चूंकि ये डाउनवर्ड है, दैट मीन्स टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जा रही है, इस टाइप में या इस वे में फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स के पास जा रही है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर गोल्स को असाइन करना, प्लान्स और पॉलिसीज़ को समझाना और प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना, ये सब पॉसिबल होता है। तो अगर फीडबैक प्रोवाइड करना है तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा यानी जो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाएगा, उस केस में फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी उस चैनल के थ्रू फीडबैक्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जा सकता फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर और लोअर लेवल टू द टॉप लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of employee। ये कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है?
पहला है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, थर्ड है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और फोर्थ है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी काम को हम साइंटिफिक टूल्स या मेथड्स के थ्रू करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा सकें। टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सबसे पहला ऑप्शन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें टेलर कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए। विदाउट कोऑपरेशन वर्क को करना पॉसिबल नहीं है। हर कोई अगर अपने बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पॉसिबल नहीं होगा और जो गोल है हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको अपने बारे में सिर्फ सोचने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना, साथ मिलके कोऑपरेशन के साथ काम करना है ताकि जो टारगेट है या गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो अगर वर्कर्स को हम चाहते हैं कि वो कोऑपरेशन के साथ काम करें तो जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं उसमें मैनेजमेंट को वर्कर्स से भी बातचीत करनी चाहिए, वर्कर्स के भी सजेशन लेने चाहिए, उसके बाद डिसीजंस लेना चाहिए ताकि वर्कर्स को भी ये लगेगा कि कोई डिसीजन अगर लिया गया है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के लिया गया है या उनसे कंसल्ट करके लिया गया है तो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर पाते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल है क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके वर्कर्स पे। तो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जो भी वर्क उनको असाइन किया जा रहा है वो एज पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इससे उनकी डेवलपमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वो वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी टेलर कहते हैं कि कोई भी वर्क जो किया जा रहा है वो थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू होना चाहिए, ना कि इंट्यूशन के बेस पर या हिट एंड ट्रायल मेथड के बेस पर। जो भी जॉब परफॉर्म किया जाए वो साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स के थ्रू होना चाहिए, ना कि इंट्यूशन या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड्स के बेस पर। जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो सोच समझ के लिए जाएं, साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू लिए जाएं, क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा वो देख करके डिसीजंस लिए जाएं, उसी बेस पर मेथड्स को सिलेक्ट किया जाए प्रोडक्शन करने के लिए या बाकी जॉब परफॉर्म करने के लिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनको एक साथ मिल कर के काम करना चाहिए। म्यूचुअल गिव एंड टेक या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर काम करना चाहिए। टेलर इंसिस्ट करते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटा करके उनको एक दूसरे की तरफ अपने एटीट्यूड को बदलना चाहिए। तो टेलर फील करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स की भी प्रॉस्पेरिटी हो, एम्प्लॉयर्स भी आगे बढ़ें, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी प्रॉस्पेरिटी हो, उनको भी बेनिफिट हो, उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और वो भी आगे बढ़ें। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाय प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। ये किस प्रिंसिपल के बेस पर कहा गया है? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया वॉज सेटअप इन 1875 एट टोक्यो, शंघाई, बीजिंग या मुंबई। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुंबई। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एशिया का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सेटअप किया गया था 9 जुलाई 1875 को। ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। इसका हेडक्वार्टर है आपका दलाल स्ट्रीट, मुंबई, और ये स्टार्ट किया गया था बाय प्रेमचंद रॉयचंद।
तो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया गया था 1875 में मुंबई में, जो कि है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? पहला है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज टेंजिबल फोर्स, या मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, यानी इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, यानी वेरियस फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मेन मोटिव क्या है? गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों से काम कराना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? सही टास्क करना, सही समय पर गोल को अचीव करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे हम गोल को अचीव कर सकें। एफिशिएंटली का मतलब क्या है? मोर प्रोडक्शन या मोर आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मोर या बेटर आउटपुट जनरेट करना। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब है कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, डिपार्टमेंट्स हो या डिफरेंट लेवल्स हो, हर जगह मैनेजमेंट रहता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट रहेगा। इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट में कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें मल्टी डायमेंशनल होने के कारण 3 तरीके की इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या टास्क हैं, मैनेजमेंट उन गोल्स या टास्क को अकम्प्लिश करने में या अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो होता है गोल्स को या जो टास्क है उनको अचीव करना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट का एम होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट बाहर निकल करके आए, यानी स्ट्रेंथ से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनकी नीड्स का ध्यान दिया जाए, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स को खरीदना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, ये जो ऑपरेशंस होते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है कि जो वर्क है, यानी गोल्स प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको मिक्स करके मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस करता है। दैट मीन्स कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है और कौन उस वर्क को परफॉर्म करेगा। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ अ टेंजिबल फोर्स। ये रॉन्ग है। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं बल्कि एक इनटेंजिबल फोर्स है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, जहाँ जहाँ बेटर वर्क हो रहा है, एफिशिएंटली वर्क हो रहा है, वहाँ आप फील कर सकते हो कि यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, ना कि टेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप की बात करता है। जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो ग्रुप में परफॉर्म की जाती हैं। हर इंडिविजुअल या हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है, तभी हम मैनेजमेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन आइसोलेशन। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एफर्ट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये तीनों ही मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं। जबकि मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया था हमसे कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। तो ये था KVS PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।